यहाँ देश में, दुनिया तो भूल ही जाइए, देश में विकास के अलग मापदंड चल रहे हैं। वहाँ पर आप सोच रहे हैं कि नली गली बनाने से बिहार का विकास होगा या हर घर में नल जल पहुँचाने से बिहार का विकास होगा। भाई ये तो पिछले 15 साल में आपको कर देना चाहिए था। आप कर क्या रहे थे 15 साल में? अपनी ही पार्टी में टूट कर दिया और अपने परिवार में भी आपने टूट कर दिया, तो फिर बिहार को कैसे बचा पाएंगे चिराग पासवान? बिहार को कैसे एक साथ लेके चल पाएंगे? ये सवाल आम लोगों के बीच में है कि कैसे परिवार जब नहीं बच पा रहा है चिराग पासवान से, तो बिहार कैसे बचेगा? ना, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री ही इतनी जातिवादी सोच रखता हो, तो उनके विधायक अगर इस तरीके की सोच रख रहे हैं या इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो वो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बट हाँ, तेजस्वी यादव, आप युवा चेहरा हैं, क्या लगता है इन फ्यूचर एक साथ, या फिर बीजेपी के तरफ आपका सॉफ्ट कॉर्नर रहता है? क्योंकि बीजेपी भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का साथ दे रही है, फिर भी आप बीजेपी के तरफ सॉफ्ट कॉर्नर में हमेशा रहते हैं, ऐसा क्यों? ये भी जनता जानना चाह रही है। बोलेंगे। और ये अगर इनकी विकास गाथा है तो क्या इनकी विकास गाथा में ये सड़कें नहीं आती? क्या वो अस्पताल नहीं आते? या उन बच्चों का भविष्य नहीं आता जो कि आज भी कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए? जहाँ कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पे बिहारी पर व्यवस्था राजस्थानी। क्या बिहार में विकास है? आप सड़कों की हालत देख लीजिए, कल जहाँ से हम आ रहे थे। वही पूछने वाला था मैं, भोजपुर की सड़कें कैसी लगी आपको? सही बताइएगा। आरा की सड़कें। भाई सिर्फ दिग्विजय सिंह जो कि एमपी हैं कांग्रेस के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा में अपनी कुर्सी पे बैठने के लिए वो आ रहे हैं। नीतीश कुमार पे भी उन्होंने तंज कसा और कहा कि वो कुर्सी बचा रहे हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं? बहुत खूबसूरत मौका था। मैं नतमस्तक होता नीतीश कुमार जी के सामने, अपने सिद्धांतों से समझौता करता, और आज मैं केंद्र में मंत्री होता, संभवतः मेरे 1-2 विधायक राज्य सरकार में भी मंत्री होते। निरंतरता में हमारे प्रदेशवासियों को बांटने का काम किया। जहाँ तक मेरी बात है, मैं पूरे 12 करोड़ बिहारियों को एक मानता हूँ। उनको कैसे आगे लेकर चलें, बिहारी सम्मान को कैसे बरकरार रखा जाए, बिहारी अस्मिता की मेरी लड़ाई है। तारीख में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बहुत जल्द इलेक्शन होने वाले लग रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आशा एक भारत में। आप शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल आशा एक भारत देख रहे हैं। मैं रैना सिंह और हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा के चिराग पासवान मौजूद हैं। माफ कीजिएगा, आशीर्वाद यात्रा, क्योंकि जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी का है और आशीर्वाद यात्रा को लेके ये कई जिलों से बिहार के 9वें चरण में आरा भोजपुर पहुंचे हुए हैं। और किस तरीके से ये देख रहे हैं आशीर्वाद यात्रा को, किस तरीके से भोजपुर की धरती पे इन्हें आशीर्वाद मिला। खासकर ये माँ आरण्य देवी के द्वार भी गए, तो दूसरी तरफ ये मुस्लिम के दरबार में भी गए, जहाँ पे इन्होंने पूजा भी अर्चना किया। तो चलिए इनसे बात करते हैं। सर, आप हिंदू देवता देवती के पास भी गए, मुसलमान के भी ये में गए, मस्जिद में गए। किस तरीके से आपने मैसेज दिया है, किस तरीके से लोगों को आपने एकजुट किया है? मैंने मैसेज नहीं की दिया है। देखिए, मुझे लगता है हर किसी का ये कर्तव्य बनता है कि समाज में जितना भाईचारा हो सके, जितनी एकता हो सके, उसको बना के रखे। आपकी अपनी व्यक्तिगत आस्था एक तरफ है, बट जब आप एक सार्वजनिक मंच पर होते हैं तो सर्व धर्म का, सारी जातियों का सम्मान करना आपका कर्तव्य बनता है। और उसी भावना के साथ जहाँ मैं मंदिर जाता हूँ, मैं मस्जिद जाता हूँ, मेरे संस्कार मुझे ऐसे दिए गए हैं जहाँ पे सर्व धर्म का मैं सम्मान करता हूँ। और यही मैं चाहता भी हूँ। भाई, भारत जाना जाता है अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए, बट उसमें दिक्कत मुझे इसी बात की होती है कि जब प्रदेश का नेतृत्व करने वाले लोग ही हमारे प्रदेश के लोगों को और बांटने का काम करते हैं। मैं मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बात कर रहा हूँ, जिनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी प्रदेश को एकजुट लेकर आगे चलने की, तो वो वहीं जातियों के नाम पर और उन्होंने हमारे प्रदेशवासियों को बांटने का काम किया। दलित महादलित बनाकर, पिछड़ा अति पिछड़ा बनाकर, अगड़ा पिछड़ा करके उन्होंने बार बार निरंतरता में हमारे प्रदेशवासियों को बांटने का काम किया। जहाँ तक मेरी बात है, मैं पूरे 12 करोड़ बिहारियों को एक मानता हूँ। उनको कैसे आगे लेकर चलें, बिहारी सम्मान को कैसे बरकरार रखा जाए, बिहारी अस्मिता की मेरी लड़ाई है। मेरे लिए पूरे 12 करोड़ बिहारवासी मायने रखते हैं। सर, दूसरी तरफ देखा जाए, जदयू के विधायक जो हैं वो अंडरगारमेंट में ट्रेन में दिखते हुए मिलते हैं। पासवान जाति को क्या एक लड़का जो है वो दिल्ली में केस भी किया है उनके खिलाफ, कहा है कि जाति सूचक उन्होंने उपयोग किया है प्रहलाद पासवान ने, और उनका अंगूठी भी उन्होंने खींचा है और कई सारी चीज़ों का उन्होंने बताया है कि हमने इस केस में लिखवाया। किस तरीके से आप देख रहे हैं पूरे प्रकरण को और क्या कहना चाहिएगा? अब इसको आप सत्ता का गुरूर बोलें या मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता वाली मानसिकता बोलें, कहीं ना कहीं यही कारण होगा कि भाई आप जब एक सार्वजनिक जगह पर होते हैं, आपको उस जगह की मर्यादा का पालन करना ज़रूरी है।
पर ऐसे में लाख टोकने के बाद भी अगर विधायक जी अगर अपनी इस हरकत से बाज नहीं आते, मुझे बताया गया कि वहाँ पे महिलाएं भी मौजूद थी, जाहिर सी बात है भैया अगर आप ट्रेन में हैं महिलाएं होंगी, बच्चे होंगे, और उसके बाद अगर उन्होंने इस तरीके के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, मैंने कहा ना जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री ही इतनी जातिवादी सोच रखता हो तो उनके विधायक अगर इस तरीके की सोच रख रहे हैं या इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो वो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बट हाँ, अगर इस तरीके की टिप्पणियां हुई हैं, इस तरीके की बातें कही गई हैं तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह जो कि एमपी हैं कांग्रेस के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा में अपनी कुर्सी पे बैठने के लिए वो आ रहे हैं। नीतीश कुमार पर भी उन्होंने तंज कसा और कहा कि वो कुर्सी बचा रहे हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए आदरणीय दिग्विजय जी बिहार को ज़्यादा जानते नहीं हैं और उनकी पार्टी ने भी बहुत ज़्यादा बिहार में हाल फिलहाल के वर्षों में कोई ऐसा प्रदर्शन किया नहीं जिसकी वजह से उनको बिहार की वास्तविक जानकारी उनको हो। बट बहरहाल मेरे ऊपर ज़रूर उन्होंने इस बात की टिप्पणी की है। मैं बस उनको इतना कहना चाहूँगा कि अगर मुझे सत्ता का ही लालच होता तो मेरे पास 2020 में बहुत खूबसूरत मौका था। मैं नतमस्तक होता नीतीश कुमार जी के सामने, अपने सिद्धांतों से समझौता करता और आज मैं केंद्र में मंत्री होता। संभवतः मेरे एक दो विधायक राज्य सरकार में भी मंत्री होते। मैंने बार बार इस बात को कहा है कि वो लोग लड़ रहे हैं सत्ता के लिए और मैं लड़ रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास के लिए। इतना रिस्क आपने कैसे लिया? कई सारे युवा हमसे पूछते हैं, खासकर भोजपुर के, और हुलास पांडे सर भी यहाँ पे बगल में हैं, पूर्व एमएलसी भी रह चुके हैं और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। कई सारी इनसे भी चर्चाएं चलती है, तो हम लोग पूछते हैं कि आखिर आप लोगों ने अपनी ही पार्टी में टूट कर दिया और अपने परिवार में भी आपने टूट कर दिया, तो फिर बिहार को कैसे बचा पाएंगे चिराग पासवान? बिहार को कैसे एक साथ लेके चल पाएंगे? ये सवाल आम लोगों के बीच में है कि कैसे परिवार जब नहीं बच पा रहा है चिराग पासवान से, तो बिहार कैसे बचेगा? देखिए, मेरे पिताजी के निधन के बाद परिवार को बचाने की, संभालने की, लेकर आगे चलने की जिम्मेदारी मेरी नहीं, मेरे चाचा जी जो कि पिताजी के निधन के बाद परिवार के सबसे बड़े थे, उनकी थी। बट बहरहाल आसान नहीं होता अपने सिद्धांतों पर इतना मजबूती से अड़िग रहना। बहुत कम लोगों में ये ताकत होती है और जो इस ताकत को नहीं रख पाते हैं वो कई बार परिस्थितियों के सामने समझौता करते हैं। जैसा मैंने कहा 2020 में मेरे सामने भी ये बहुत आसान विकल्प था। भाई अगर इस बात को रहना आप भी मानेंगे, बोलिएगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, इस बात को आप भी मानेंगे कि मुझे जो 15 सीटें मिल रही थी, अगर उन 15 सीटों पर अगर 2020 का अगर मैं चुनाव लड़ लेता तो आप मुझे बताइए ना, क्या मेरे 10-12 विधायक नहीं जीतते? आप मुझे बताइए, क्या मैं केंद्र में आज की तारीख में मंत्री नहीं होता? क्या मेरे बिहार में 2 मंत्री नहीं होते? मतलब बोलिएगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ इसमें से कोई भी बात। मैंने खुद, अगर मैंने उस सत्ता को मैंने लात मारी, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर संस्कार एक ऐसे व्यक्ति के हैं, मेरे नेता, मेरे आदर्श, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के, जिन्होंने सत्ता के लिए कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। मुझे याद है जब केंद्र में 1 वोट से सरकार गिर रही थी, ना उन्होंने समझौता उस वक्त किया। केंद्रीय मंत्री रहते हुए 2002 में उन्होंने इस्तीफा देने का उन्होंने काम किया। तो उन्होंने निरंतरता में कई ऐसे मौके आए, 2005 में वो चाहते तो खुद वो मुख्यमंत्री बन सकते थे। तो कई ऐसे मौके आए जहां उन्होंने खुद अपने सिद्धांतों के लिए, अपने विचारों के लिए सत्ता को उन्होंने ठोकर मारने का काम किया। उन्हीं का ही अंश हूँ मैं, इसीलिए मेरे लिए सत्ता कभी मायने नहीं रखती। बट हाँ, मेरा बिहार आगे बढ़े, भाई मैं नहीं मानता। आप मुझे बताइए ना, क्या बिहार में विकास है? आप सड़कों की हालत देख लीजिए, कल जहाँ से हम आ रहे थे। वही पूछने वाला था मैं, भोजपुर की सड़कें कैसी लगी आपको? सही बताइएगा। आरा की सड़कें? भाई सिर्फ भोजपुर आरा की ही सड़कें नहीं, ये बिहार में कहीं पे भी चले जाइए आप, किसी भी ज़िले में चले जाइए, बाज़ारों के जो हालात हैं, बाज़ारों में जो सड़कों के हालात हैं, आपके स्टेट हाईवेज़ के जो हालात हैं, आप उनके हालात देखिए। भाई इसको आप डेवलपमेंट बोलते हैं? यहाँ पर जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री सिर्फ अपने कैटरैक्ट के ऑपरेशन के लिए, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए 1000 किलोमीटर की यात्रा करके चार्टर फ्लाइट से दिल्ली जाता हो, क्या वहाँ की स्वास्थ्य सेवा चरमराई हुई नहीं है? तो अगर आप इसको विकास पुरुष अगर आप बोलेंगे और ये अगर इनकी विकास गाथा है, तो क्या इनकी विकास गाथा में ये सड़कें नहीं आती? क्या वो अस्पताल नहीं आते? या उन बच्चों का भविष्य नहीं आता जो कि आज भी कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए? जहाँ कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था पटना में, बिहार में नहीं मिल पाती? तो भैया मैं नहीं मानता कि भाई 7 निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है। आप मुझे बताइए ना, आज की तारीख में जहाँ देश में, दुनिया तो भूल ही जाइए, देश में विकास के अलग मापदंड चल रहे हैं, वहाँ पर आप सोच रहे हैं कि नली गली बनाने से बिहार का विकास होगा?
या हर घर में नल जल पहुंचाने से बिहार का विकास होगा? भाई ये तो पिछले 15 साल में आपको कर देना चाहिए था। आप कर क्या रहे थे 15 साल में? आज आप बोलते हैं कि भाई लालू जी ने क्यों नहीं अस्पताल बनाए। मेरी पीढ़ी या मुझसे जो अगली पीढ़ी है उनको नहीं पता, क्योंकि उन्होंने पिछले 15 साल में आपको शासन करते हुए देखा। आप जवाब देना। आप मुझे 5 अपने ऐसे कार्य बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कि आपने अपनी 5 ऐसी उपलब्धियां बता दें जो पिछले 15 सालों में आपने हासिल की हों। एक उपलब्धि नहीं है इनके पास गिनाने के लिए। ना आप सरकारी नौकरी दे सकते हैं, ना आप यहाँ पे IT सेक्टर ला सकते हैं, ना आप MNCs ला सकते हैं। भाई बेरोजगारी पलायन कैसे रुकेगा? 2005 में आपने कहा था कि मेरा सपना है कि जितने पलायन किए हुए बिहारी हैं उनको मैं वापस लेकर आऊँ। क्या किया आपने 15 साल में? क्यों वापस आए? 15 साल में आंकड़े दर्शाते हैं कि पलायन और ज़्यादा बढ़ा है। क्यों आज भी बिहारी दूसरे प्रदेशों में जाता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए? तो ये सारी बातों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बनती है। सर आखिरी सवाल होगा, आप जाने वाले भी हैं और मुझे समय नहीं है। सर आखिरी सवाल ये है, तेजस्वी यादव आप युवा चेहरा हैं, क्या लगता है इन फ्यूचर एक साथ, या फिर बीजेपी के तरफ आपका सॉफ्ट कॉर्नर रहता है? क्योंकि बीजेपी भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का साथ दे रही है, फिर भी आप बीजेपी के तरफ सॉफ्ट कॉर्नर में हमेशा रहते हैं, ऐसा क्यों? ये भी जनता जानना चाह रही है। और दूसरा, क्या आप महागठबंधन या तेजस्वी के साथ आएंगे? क्योंकि कई सारे लोग चाहते हैं कि युवा दो एक साथ आए। भाई मेरा सॉफ्ट कॉर्नर से मेरे कार्यकर्ताओं के लिए है, मेरे बिहार वासियों के लिए है, और किसी पार्टी विशेष से अगर आप बोलें कि मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है, मेरा ऐसा कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। मैं नैरेटिव को नहीं बदलने देना चाहता हूँ। ये प्रयास किया जाता है कई बार विभिन्न तरीक़ों की बातों में मुझे उलझाकर मेरे आसपास एक चक्रव्यूह बनाने की कोशिश की जाती है कि मैं उसमें भटक जाऊँ। मैं क्यों भटकूँ भाई? आज की तारीख में पिछले 15 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। मैं क्यों भाजपा के ऊपर मैं उंगली उठाऊँ, जबकि हर कोई नीतीश कुमार जी की कार्यशैली को जानता है। भाई नीतीश कुमार जी सिंगल मैन आर्मी है। वो अपने पार्टी के नेताओं से कोई राय मशवरा नहीं करते, वो अपने सांसद विधायकों से उनसे कोई मशवरा नहीं करते कोई नीति बनाने से पहले, तो भाजपा के लोगों से वो करेंगे। तो इसीलिए मैं नैरेटिव, विधानसभा के चुनाव के वक्त भी ये प्रयास किया गया कि मेरा नैरेटिव बदला जाए, मुझे उलझा दिया जाए कि भैया मैं भाजपा से भी मैं मोर्चा खोल के लड़ूँ, मैं इधर भी लड़ूँ। जबकि हकीकत ये है कि आज की तारीख में बिहार अगर बर्बादी की कगार पर गया है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये नीति आयोग के आंकड़े हैं। आप मुझे बताइए ना, भ्रष्टाचार में हो कोई एक मुझे गांव ऐसा बता दीजिए जहाँ पे कोई एक लड़का खड़ा होकर बोले कि भैया बिना घूस दिए हुए हमारा काम होता है। बिहार में जिस तरीके से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जिस तरीके से बिहार में अपराध चरम सीमा पर है, गृह मंत्री है ना हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह विभाग भी वही संभाल रहे हैं। तो आज की तारीख में अगर मैं सवाल आपसे नहीं करूँगा तो मैं किससे करूँगा? तो इसीलिए मेरा सॉफ्ट कॉर्नर मेरा किसी के प्रति नहीं है, बट हाँ मैं जिम्मेदारी पूरी तरीके से तय कर उसी व्यक्ति को ही मैं सवाल करूंगा जिसकी जिम्मेदारी बनती है, और वो आज की तारीख में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बहुत जल्द इलेक्शन होने वाले लग रहा है, लग रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्द इलेक्शन होने वाले बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, ये चिराग पासवान थे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और ये भोजपुर में आए हुए हैं, आरा भोजपुर बिहार में। और जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया है, जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ इन्होंने कहा है, ये आप देख रहे थे आशा। तो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपने देखा, चिराग पासवान हमारे साथ थे। आशा एक भारत में सबसे पहले इन्होंने इंटरव्यू दिया है भोजपुर पहुंचते हुए, और खास तौर पे नीतीश कुमार इनके निशाने पे थे। इन्होंने कहा है कि 15 साल का विकास नीतीश कुमार से ना हम पूछेंगे, बिहार की जनता बीजेपी को आखिर क्यों पूछेगी? बिहार के मुखिया 15 साल से नीतीश कुमार थे और अभी भी नली गली बनाने पे लगे हुए हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी, और जल्द चुनाव पे इन्होंने खुलकर बातें की हैं। कहा है इन्होंने कि चुनाव जल्द होगा। तो खबर यहीं तक, जरूर बताइएगा चिराग पासवान आपको कैसे लगे। चिराग पासवान क्या आपके बिहार के भविष्य हैं? क्या चिराग पासवान पे बिहार की जनता भरोसा कर सकती है? क्या ये सीएम मटेरियल है? ये जरूर कमेंट बॉक्स में आप सभी हमें बताइएगा। खबर यहीं तक, आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। कैमरे के पीछे यानी कि वीडियो जर्नलिस्ट रोशन कुमार के साथ मैं रैना सिंह, आरा भोजपुर, पार्क व्यू होटल। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।